नमस्कार प्यारे साथियों। एक ऐसी चीज जो हमारे पेपर में वाकई में बहुत काम में आती है और बच्चा ये कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी चीज क्या काम करती है सेंटेंस में, तो वो है पार्ट ऑफ स्पीच। मैं बात करूं, पूरा पार्ट ऑफ स्पीच सिंटैक्स में है और आप ये जानते हैं कि सिंटैक्स में एरर निकालने के लिए आता है। वो हमसे कहता है कि करेक्ट द सेंटेंस और हमें गलत सेंटेंस वो दे देता है, हमें वो सही करना होता है और इसी को हम सिंटैक्स कहते हैं, वाक्य रचना। वाक्य रचना किस आधार पर होती है? पार्ट ऑफ स्पीच के आधार पर होती है। यानी उसमें नाउन की गलती हो सकती है, प्रोनाउन की गलती हो सकती है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, इन सब की गलती या आर्टिकल की गलती वो करके तुम्हें दे सकता है। वैसे आर्टिकल पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं आते हैं। तो आज मैं ये वीडियो जो लेकर आया हूं, ये वाकई में बहुत काम की चीज है, जो पेपर के लिए क्विक रिविजन के लिए मैं ये लेकर आया हूं, ताकि बच्चों का पार्ट ऑफ स्पीच का क्विक रिविजन हो जाए। 10 मिनट में, 12 मिनट में क्विक रिवीजन वो कर ले और वो उन्हें काम में आए सिंटैक्स क्लासेस में। अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो आपको सबसे पहले जानना होगा यहां पर मेरे बच्चे कि लेटर जो होते हैं हमारे अल्फाबेट्स, वो ए से लेके जेड तक टोटल 26 होते हैं। लेकिन अगर बात मैं साउंड की करूं, ये 26 लेटर्स भले ही है, लेकिन इनकी साउंड कितनी होती है मेरे बच्चे? इनकी साउंड होती है 44 यानी 44। अगर इनकी साउंड की बात की जाए तो मेरे बच्चे इनकी साउंड जो होती है वो 44 होती है। अब आप कहेंगे सर यहां पर लेटर तो 26 है, अल्फाबेट्स तो टोटल 26 हैं, एंड ये कैसे पॉसिबल है कि इसकी जो साउंड है वो 44 हो जाए? तो उसके लिए मैं जवाब देना चाहता हूं कि एक ही लेटर बहुत सारी साउंड जो है वो दे सकता है। जैसे अभी आप यहां एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे THE है और एक THE है, तो कभी तो तुम इसको दा बोलते हो, कभी तुम इसको दी बोलते हो। साउंड तो इसकी ये हो गई, है ना? या मैं समझे हूं आपको, देखिए THE यहां पर दा का काम कर रहा है और मैं THING कर दूं, ठीक है, ये थिंक हो गया। यहां पर तो दे का काम कर रहा है TH, यहां पर किसका काम कर रहा है? थे का काम कर रहा है। तो लेटर की जो साउंड है मेरे बच्चे, वो एक से ज्यादा हो सकती है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। जैसे मैं कहूं, यहां देखिए CAT, कैट, कैट माने क्या होता है? बिल्ली। अब मैं कह लूं FATHER, तो यहां किसका काम कर रही है? ए का काम कर रही है, ए, कैट, और यहां किसका काम कर रही है? फादर, आ, यहां का काम कर रहा है। तो साउंड अलग हो सकती है, इसीलिए साउंड 44 है और ABCD लेके ए से लेके जेड तक ये 26 है। अगर मैं 26 को भी बांटना चाहूं तो मेरे पास बांटने के लिए है कि मैं इनके परिवार को अलग अलग कर दूं, तो मैं वोवेल को अलग निकाल लूंगा और कॉन्सोनेंट को अलग निकाल लूंगा। ठीक है जी, कॉन्सोनेंट्स को अलग निकाल लूंगा, तो टोटल वोवेल हो जाएंगे हमारे 5 और ये हमारे कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे इसमें? 21। और वो कौन कौन से हैं? AEIOU, ये वोवेल हो गए। तो ये चीजें मैटर करती हैं हमारी, जो मैंने बताया है कि A to Z 26 है, लेकिन साउंड अलग अलग हो गए 44 हो सकती हैं। तो यहां पर भी वही बात मैंने दोहराई है कि इंग्लिश अल्फाबेट की अगर मैं बात करूं तो 26 लेटर्स होते हैं, जबकि साउंड 44 होती हैं। जैसे कैट, साइकिल, एक लेटर के एक से ज्यादा साउंड हो सकते हैं। यही बात मैंने अभी तुम्हें बताई है कि जरूरी नहीं है जो लेटर ए है वो हमेशा एक ही आवाज दे, है ना? कोई लेटर सी है वो हमेशा जो है कै की आवाज दे, ऐसा सही नहीं है। अब देखिए यहां पर सी है, सी ने किसकी आवाज दी? कै की। यहां पर भी सी है, किसकी आवाज दी? यहां पर से की, है ना? तो साउंड अलग अलग हो सकते हैं। उम्मीद है ये बात बहुत अच्छी लग रही होगी आपको। अगर मैं बात लेटर की करूं तो लेटर क्या होते हैं, है ना? है ना? तो आर रिटन और प्रिंटेड साइन दैट रिप्रेजेंट्स अ साउंड इन अ लैंग्वेज। एक ऐसा लिखा हुआ या प्रिंटेड साइन कोई चीज है, साइन मतलब कोई चिन्ह है जो रिप्रेजेंट करता है साउंड को, जैसे कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, ये सब के सब क्या है? हमारे लेटर्स हैं, लेटर हैं ये, ए से लेके जेड तक के। और वर्ड की अगर मैं बात करूं तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, है ना? लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? वो है हमारा वर्ड। दैट कैरीज मीनिंग, जिसका कोई अपना मतलब हो। अब तुम देखिए यहां पर डी का अपना कोई मतलब नहीं है, यहां पर ई का अपना कोई मतलब नहीं है, यहां पर एफ का अपना कोई मतलब नहीं है। ये साथ में मिलकर एक मीनिंग बनाएंगे और वो मीनिंग बनाएंगे साथ में मिलकर, यानी 2-3 लेटर्स अगर साथ में मिल जाए, या एक मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, 10 भी हो सकते हैं, ये आपस में मिलकर मेरे बच्चे वर्ड बना देते हैं। अब जैसे यहां पर देखिए MAN, यहां पर एक ये होगा लेटर, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 3 लेटर में आपस में मिलकर एक वर्ड बना दिया और जिसका एक अपना अर्थ है। दैट कैरीज मीनिंग एंड कैन बी स्पोकन और रिटन, जिसको बोला जा सकता है और लिखा जा सकता है। जैसे विमन है
तो यहां पर W 1 2 3 4 और 5, यहां पर 5 क्या हो गए? लेटर हो गए। 5 लेटर ने मिलकर आपस में एक वर्ड बना दिया जिसका एक अपना मीनिंग है, एटसेट्रा। यानी और भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। अब यहां आप जितना देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब के सब वर्ड ही हैं। अगर मैं बात आर्टिकल की करूं तो आर्टिकल में सबसे स्मॉलेस्ट वर्ड तो यही हो जाता है, सबसे स्मॉलेस्ट वर्ड तो यही हो जाता है। और सबसे स्मॉलेस्ट की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे सेंटेंस की, तो वो ये हो जाता है गो, जाओ। इंपेरेटिव सेंटेंस सबसे स्मॉलेस्ट सेंटेंस है ये। ठीक है जी। अब अगर मैं अल्फाबेट की बात करूं तो अल्फाबेट को बांटा गया है किसमें? अल्फाबेट को मेरे बच्चे बांट दिया गया है वोवेल्स में और कॉन्सोनेंट्स में। यानी वोवेल हमारे 5 हैं और कॉन्सोनेंट हमारे 21 है। वोवेल की जो साउंड है, 5 वोवेल की जो साउंड है वो है 20, यानी 20 तरह से हम इनको आवाज से बोल सकते हैं। और जो हमारे कॉन्सोनेंट है 21, उनकी आवाज है 24, यानी कुल मिला के 20 तो वोवेल की साउंड होगी और कॉन्सोनेंट की होगी 24, तो टोटल होगी हमारी 44। लेकिन हमारे पास लेटर कितने हैं? ये तो है हमारे पास 5 और ये है हमारे पास 21, यानी टोटल मिलाकर कितने हो गए? 26, यानी 26 लेटर की 44 साउंड। अब उसमें पार्ट ऑफ स्पीच जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच में हम क्या देखते हैं? नाउन भी है, प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी है, एडवर्ब भी है, प्रीपोजिशन भी है, कंजंक्शन भी है और इंटरजेक्शन भी है। इनकी हिंदी सामने लिखी हुई है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है मेरे बच्चे। ये सब संबंध सूचक है, समुच्चय बोधक है या विस्मयादि बोधक है। विस्मयादि बोधक आप जानते हैं जिनको हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी, वही इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन मतलब सडन फीलिंग्स, एक्सक्लामेटरी में भी यही है। ठीक है, विस्मयादि बोधक। अगर मैं बात करूं फ्रेज की, बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं फ्रेज में। देखिए फ्रेज जो होता है मेरे बच्चे ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है। मैंने मना नहीं किया, कभी मना नहीं किया मैंने, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और क्लोज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है, जिसका एक अर्थ तो होता है पर उसमें सब्जेक्ट वर्ब का पेयर नहीं होता। ओहो, यानी परिवार तो ये भी है लेकिन इस परिवार के मुखिया गायब है, सब्जेक्ट गायब होता है। इसका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बट इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कोई पेयर नहीं होता। लेकिन यहीं जैसे मैं देखूं, यहां पर देखिए इन द पार्क, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसका एक मीनिंग भी है। पार्क में ब्लू शर्ट, एक नीली शर्ट, टॉल एंड मैजेस्टिक, हैव बीन स्टडिंग, ये सब ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही हैं। देखिए लेटर से बना वर्ड और वर्ड को आपस में मिलकर क्या बन गया? सेंटेंस। सेंटेंस बन गया, क्लोज बन गया, फ्रेज बन गया, डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर पर। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन ये फ्रेज है। पता कैसे चला? क्योंकि इसका ना तो अपना कोई सब्जेक्ट है ना ही इसकी कोई वर्ब है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है भैया, इसी को हम फ्रेज कहेंगे। अगर बात करें क्लोज की, तो क्लोज मेरे बच्चे ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है जिसका एक अर्थ तो होता है, उसमें सब्जेक्ट वर्ब का पेयर अवश्य होता है। यानी अगर तुम्हें क्लोज फाइंड आउट करनी है तो तुम्हें वहां चाहिए कि उसमें एक सब्जेक्ट हो और उसमें एक वर्ब हो, इसका पेयर वहां मिलना चाहिए। अब देखिए, ठीक है, यहां पर आप देखिए एग्जांपल्स में एन ओल्ड बुक, इसमें कोई सब्जेक्ट कोई वर्ब नहीं है, तो ये क्या है? फ्रेज। यहां देखिए आई रीड एन ओल्ड बुक, आई रीड एन ओल्ड बुक। अब इसमें ओल्ड बुक देखिए ये फ्रेज हो गया और ये क्योंकि इसमें मिल गए हैं वर्ब और सब्जेक्ट मिल गया है तो ये क्लोज हो गया है। तो क्लोज में और फ्रेजेस में फर्क है सब्जेक्ट और वर्ब का। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब एंड इट कैन एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। एक पूरा विचार, एक पूरा वाक्य अगर वो है और उसमें मेरे बच्चे सब्जेक्ट और वर्ब जुड़ा हुआ है तो वो डेफिनेटली वो क्लोज है। ठीक है, चलिए फाइनाइट वर्ब की बात बताऊं। फाइनाइट वर्ब यहां पर छिपी हुई है तो फाइनाइट भी मैं बता देता हूं। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो मेरे बच्चे खुद को चेंज कर लेती हैं, खुद को चेंज कर लेती हैं। किसके हिसाब से? या तो वो मेरे बच्चे टेंस के हिसाब से खुद को बदल लेंगी या फिर वो सब्जेक्ट के हिसाब से खुद को बदल लेंगी। इन दोनों के हिसाब से वो खुद को बदल लेती है तो वो एक फाइनाइट वर्ब है। और फाइनाइट वर्ब मैंने कहा था इच्छाधारी नागिन होती है, रूप बदल लेती है। जैसे आई के साथ में क्या लगा रहा हूं? रीड लगा रहा हूं, और ही के साथ में क्या लगा रहा हूं मेरे बच्चे? रीड्स लगा रहा हूं। तो इसने मेरे बच्चे हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। कहने का मतलब है कि जब ये मेरे बच्चे सेंटेंस किसका था, यहां पर आई के साथ आया था तो इसने रीड लगाया क्योंकि प्लूरल मानते हैं, और ही के साथ क्या हो गया? रीड्स हो गया। इसने खुद को बदला, तो रीड या रीड्स यहां पर फाइनाइट वर्ब है। टेंस के हिसाब से बदले तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदल गया, टेंस के हिसाब से बदल सकती है। मानो मैं कहूं कि दे
रेड, अब देखो ये रेड हो गया, ये सेकंड फॉर्म लग गया, ये सेकंड फॉर्म लग गया मेरे बच्चा, है ना। इसने खुद को बदल लिया किसके हिसाब से, अब टेंस के हिसाब से बदल लिया, पहले सब्जेक्ट के हिसाब से बदला था, ठीक है। हाँ, जैसे दे कैरी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगर मैं इसका पास्ट इंडेफिनिट बनाऊं तो रूप बदल जाएगा, क्या बन जाएगा, दे कैरिड। बात आई समझ में बेटा। तो रूप बदल लेती है अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसको कहते हैं फाइनाइट वर्ब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जैसे चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, चिल्ड्रन जो है, बच्चे जो है वो खेल रहे हैं पार्क में। अब आप जानते हैं यहां पर देखिए ये चीज क्या है, इन द पार्क क्या है, इन द पार्क एक फ्रेज है, इन द पार्क एक फ्रेज है, क्योंकि इसका अपना एक मीनिंग है, बट इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। अब यहां पर चिल्ड्रन अगर मिल गया हमें, चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी बेटा, और प्लेइंग हमारी वर्ब हो गई। अब सब्जेक्ट और वर्ब का अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है तो फिर वो सेंटेंस क्या हो जाता है मेरे बच्चे, क्लोज बन जाता है। सेंटेंस में कम से कम एक क्लोज होती ही है, एक से अधिक भी हो सकती है। यानी सेंटेंस ये कहता है, सेंटेंस जो है वो क्लोज का ही पार्ट है। सेंटेंस ये कहता है कि मेरे अंदर एक क्लोज तो होगी ही होगी, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, क्योंकि सेंटेंस जो है वो क्लोज से ही बना है, क्योंकि सेंटेंस तभी बनेगा जब सब्जेक्ट और वर्ब आए, और सब्जेक्ट और वर्ब आई है तो वो क्लोज ही है। तो क्लोज का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंटेंस। अब सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लोज हो सकती है। देखिए इफ यू वर्क हार्ड, यहां पर भी इसका एक सब्जेक्ट है, यहां पर भी इसकी एक वर्ब है, एक क्लोज से ये हो गई। यू विल सक्सीड, यहां पर भी इसका एक सब्जेक्ट है, यहां पर भी इसकी एक वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है, तो एक क्लोज ये होगी। तो एक क्लोज यहां पर हो गई, क्लोज और प्लस क्लोज आपस में मिलके क्या बना दिए हैं, ये सेंटेंस बना दिए हैं, ठीक है जी, सेंटेंस। ऐसे ही यहां पर देखिए एक येरी क्लोज, एक येरी क्लोज और एक येरी क्लोज, तीन क्लोज हैं और इन्होंने आपस में सेंटेंस बना दिया है। तो सेंटेंस जो बनता है वो क्लॉज से बनता है। बात अगर नाउन की जाए तो नाउन को आपको बेहतर पता है कि ये नेमिंग वर्ड है। इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, इस दुनिया में इंसान भी हैं और इस दुनिया में जो है जगह भी है, और उनके नाम जो है वो नाउन ही होती है। तो नाम इज अ नेम ऑफ अ थिंग, पर्सन, ठीक है, और प्लेस। तो राम है, दिल्ली है, एटसेट्रा, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो पर्सन, प्लेस और थिंग, इनके जो नाम है ये नाउन ही है। तो राम, दिल्ली, ठीक है जी, ये सब क्या है, नाउन है। मैं अपना नाम लेने लगूं वो मैं भी नाउन हूं, ठीक है, ये सब। अगर बात प्रोनाउन की जाए तो प्रोनाउन ये कहती है कि देखिए नाउन को बार बार हम तंग नहीं कर सकते, हमें कुछ फैसले ऐसे लेने होंगे कि हम नाउन के बिना ही ले सके। तो नाउन को अगर हम अवॉइड करना चाहते हैं कि बार बार नाउन ना आए, बार बार राहुल का नाम मैं ना लूं, बार बार मैं सीता का नाम ना लूं, बार बार मैं मेरे बच्चे सुहानी का नाम ना लूं, बार बार मेरे बच्चे मैं मीना का नाम ना लूं, है ना, इनके नाम को मुझे अवॉइड करना है, क्योंकि नाउन बार बार रिपीटेशन से हमें बचना होता है। तो उसके लिए हमें चाहिए प्रोनाउन। तो राहुल का प्रोनाउन हो जाता है ही, ऐसे ही सीता का प्रोनाउन हो जाता है शी, सुहानी का हो जाता है प्रोनाउन शी, मीना का हो जाता है प्रोनाउन शी। तो डिपेंड ऑन जेंडर। अगर प्लूरल है, जैसे बहुत सारे लड़के हैं, द बॉयज द बॉयज द बॉयज, बार बार मैं नहीं कहूंगा, तो उनके लिए फिर मैं दे प्रोनाउन यूज करने लगूंगा। मेरा खुद का नाम है तो मैं अपने लिए आई प्रोनाउन यूज करने लगूंगा, ठीक है। तो इट इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। जो नाउन के रिपीटेशन या नाउन की जगह यूज किया जाता है वही क्या होती है, हमारी प्रोनाउन होती है। दूसरा कह सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, यानी नाउन का बदलना, नाउन का रिप्लेसमेंट, नाउन का सब्स्टिट्यूट। तो वो ही है, शी है, इट है, यू है, एटसेट्रा, ऐसी चीजें हैं जो नाम को बार बार रिपीट से बचाती हैं, नाउन को बार बार रिपीटेशन से बचाती हैं। ऐसे ही हमारे पास एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है, एड समथिंग इन नाउन और प्रोनाउन, गुड, बैड, ऑनेस्ट, ईटीसी। ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है कि अगर कोई नाउन है, प्रोनाउन है, तो वो कितना अच्छा है या कितना बुरा है। एडजेक्टिव मतलब क्वालिटीज। इंसान के अंदर अच्छाइयां भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं। तो नाउन और प्रोनाउन इंसान और चीज ही तो है, तो इनकी अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी हैं। अब मैं कहने लगूं कि ये बॉय एक नाउन है, ठीक है जी, सुनते रहना बेटा। बॉय एक नाउन है, इसका प्रोनाउन क्या होगा, ही। अब इन दोनों की विशेषता अगर कोई बताएगा तो वो बताएगा एडजेक्टिव, विशेषण बताएगा। और मैं कहने लगूं गुड,
ये इसकी विशेषता है। तो क्या होगा, गुड बॉय या ही इज गुड बॉय, है ना। तो नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव। ठीक है भाई। हाँ, जैसे लड़के हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स का प्रोनाउन क्या होगा, दे। और वो बुरी हैं तो फिर मैं बोलूंगा बैड गर्ल्स, है ना, या दे आर बैड, ऐसे बोलूंगा। वर्ब क्या होती है, जैसे कि आपको इमेज में दिखाया गया, वर्ब होती है एक्शन, यानी कोई काम करना, एक्शन करना, कोई टास्क करना मेरे बच्चे, कोई एक्ट करना, है ना, कोई वर्क करना। और वर्क से ही बना है वर्ब। बात आई समझ में कि वर्ब, अ वर्ड शोज एन एक्शन और स्टेट। वर्ड ये दिखाता है, वर्ब का जो वर्ड है, अ वर्ड शोज एन एक्शन और स्टेट, कि जो हमें एक्शन दिखाए कि एक्शन हो रहा है, या स्टेट दिखाए, स्थिति दिखाए। चलिए जी, जैसे रन है, प्ले है, सिंग है, नो है, दीज आर ऑल वर्ब्स। रन मतलब दौड़ना, काम हो रहा है, प्ले मतलब खेलना, सिंग मतलब गाना, नो मतलब जानना। ठीक है, तो ये वर्ब्स का काम करती हैं। आगे देखिए हमें मिलता है एडवर्ब। देखिए खुद आप जान के देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच में जब यहां वर्ब आया है तो यहां एड आया है। एड का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, एडजेक्टिव, है ना जी। और वर्ब का क्या मतलब होता है, वर्ब ही होती है। अब देखिए इसकी मीनिंग निकाल के, अ वर्ड दैट मोडिफाइज अ वर्ब, एक ऐसा शब्द जो मॉडिफाई कर दे, किस किस को मॉडिफाई कर दे, वर्ब को, और मॉडिफाई कर दे एडजेक्टिव को। अगर वर्ब, देखो वर्ब ये आ रही ना, और एड आ रहा है एडजेक्टिव, तो इन दोनों को मॉडिफाई करने वाले को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। या इसमें तीसरा छिपा हुआ है, ये खुद को भी मॉडिफाई कर लेता है, किसी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर देता है। तो एडवर्ब का काम कितना हो गया, कि भैया मैं तो वर्ब को मॉडिफाई करूंगा, वर्ब आ रही है, भैया मैं तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करूंगा, भैया मैं अपने जैसे किसी दूसरे को भी मॉडिफाई कर लूंगा। ठीक है, तो एडवर्ब। तो और एनदर एडवर्ब, जैसे बैडली, ऑनेस्टली, क्विकली। अब कोई काम मैंने किया, मानो कि मैं रन कर रहा हूं, मानो कि मैं दौड़ रहा हूं, तो एडवर्ब बता दिए कैसे, कैसे का यह जवाब देती है, मैनर बताती है एडवर्ब। तो रन तुम कर रहे हो जी, कैसे कर रहे हो भैया जी, हम तो रन कर रहे हैं क्विकली। ठीक है, हम तो रन कर रहे हैं क्विकली। तो कैसे का जवाब अगर तुम्हें मिल रहा है तो वो एडवर्ब है। ठीक है जी। अरे तुम पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो जी, तुम स्टडी कर रहे हो, कैसे स्टडी कर रहे हो जी, हम तो ऑनेस्टली कर रहे हैं, ऑनेस्टली। तो कैसे का जवाब देती है एडवर्ब। ठीक है जी, एडवर्ब। और एडवर्ब जो है वो वर्ब को, एडजेक्टिव को, और खुद दूसरे अनदर एडवर्ब को वो मॉडिफाई करती है। द मोस्ट कॉमन यूज्ड एडवर्ब इज वेरी। वेरी आपने देखा होगा, बहुत बार हम यूज करते हैं। और वेरी हमेशा तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ यूज करते हैं। याद है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल के साथ तो हम मच यूज करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, एक मैंने यहां लिखा इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, और एक लिखा इंटरेस्टेड। ठीक है जी। अब देखिए इंटरेस्टेड, ये दो हैं। ये इंटरेस्टिंग जो है वो मेरे बच्चे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो इसके साथ मेरे को वेरी ही यूज करना पड़ेगा, वेरी इंटरेस्टिंग। और ये इंटरेस्टेड पास्ट पार्टिसिपल है, तो इसके साथ मुझे मच यूज करना पड़ेगा। मैं इन दोनों को मिसमैच नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता मच इंटरेस्टिंग, मैं ये नहीं कह सकता वेरी इंटरेस्टेड। ये तुम्हें याद होना चाहिए। बात करें प्रीपोजिशन की, तो प्रीपोजिशन हमें बताती है कि कनेक्ट्स नाउन और प्रोनाउन। कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है, या फिर कोई फ्रेज है टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजेस को किसी दूसरे शब्द से जोड़ने का काम करती है प्रपोजिशन। एंड यू नो, इन है, एट है, ऑन है, अप है, अपॉन है, ईटीसी, ये सब क्या है, ये सब प्रपोजिशन है हमारी, है ना। अब जैसे बिल्ली देखिए, बिल्ली कहां बैठे, बिल्ली की पोजीशन को दिखाने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, आपको प्रीपोजिशन यूज करनी पड़ेगी। तो क्या कहेंगे, ऑन द टेबल। यहां पर ये डॉग है या कैट है बैठा है, तो कहां बैठा है, ये अंडर द टेबल। ठीक है, इस तरह से तो पोजीशन दिखाने के लिए। कंजंक्शन क्या करती है, कंजंक्शन जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेस और सेंटेंसेस। ये आपने सिंथेसिस में बहुत अच्छे से किया होगा कि कंजंक्शन का काम होता है या तो वो दो शब्दों को जोड़ दे, ठीक है, दो शब्दों को वो जोड़ सकती है, नहीं तो वो दो फ्रेजेस को जोड़ सकती है, नहीं दो या दो से ज्यादा, या क्लोजेस को जुड़वा लो उससे, या सेंटेंसेस को जुड़वा लो, यानी जोड़ने का काम करती है। एंड है, एज है, बट है, इफ है, दैट है, ईटीसी, ये सब क्या है, कंजंक्शन ही है
है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, नीदर नॉर है, इधर और है, नॉर है, ये सब क्या है, कंजंक्शन ही है जो आपस में जोड़ने का काम करती हैं। किस किस को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को, सेंटेंसेस को। और इंटरजेक्शन की बात करें तो सीधा हम पहुंच जाते हैं कहां, इंटरजेक्शन की जैसे ही बात आती है तो हम पहुंच जाते हैं सीधा एक्सक्लामेटरी पर, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस पर पहुंच जाते हैं, जिनको हम कहते हैं सडन फीलिंग्स, यानी अचानक से एकदम से हमारे मन में कोई भाव आ जाना। आप खाना खा रहे थे, आपने सांप देखा, उई मम्मी सांप आ गया, तो ये क्या है, उई, यहां पर क्या है, इंटरजेक्शन है ये, यानी अचानक से भाव उत्पन्न हो रहे हैं। किसी का फोन आया, हे भगवान, ओ, तो ये सब क्या है, इंटरजेक्शन है, साउंड्स है जो निकल रही है, सडन फीलिंग्स आ रही है हमारे अचानक से। तो ब्रेवो, अलास, हुर्रा, आ, ओ, ये सब क्या है हमारी, ये हमारी फीलिंग्स हैं, एक्सप्रेशन वर्ड्स हैं। ये आपने एक्सक्लामेटरी साइन में देखे होंगे। ब्रेवो किसके लिए आता है, तारीफ के लिए आता है, अलास जो है दुख के लिए आता है, हुर्रा खुशी के लिए आता है, एटसेट्रा, ऐसी और भी चीजें हैं। तो ये हमारी इंटरजेक्शन है। तो मेरे बच्चे, आज की क्लास ये थी कि आपको मैं पार्ट ऑफ स्पीच का इसलिए छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया ताकि आप इन पर कमांड कर सके, क्योंकि ये सारे पेपर में तो पूछे जाते हैं नहीं, लेकिन इनका काम सिंथेसिस में और सिंटेक्स में बहुत ज्यादा होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड क्या है और उसका काम क्या होता है। उम्मीद है आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। एक बार कमेंट्स करके जरूर बताना कि हाँ सर, क्लास बहुत हेल्पफुल थी। मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, लव यू।